Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. So today we are going to begin with the introductory level of Companies Act 2013, which is the preliminary section portion, which really becomes very important for your PSU level exams or whether you are appearing for CA, CMA or CS level exam. The basic understanding of Companies Act is very much essential before going into the depth. So this is the introductory level and it really forms your base. सो मैं आप लोग सबको ये बता दूं कि कोई भी एक्ट आने से पहले टू हाउसेस में बिल पास होती है. बिल इज पास्ड, दैट इज इन राज्यसभा एंड लोकसभा. उसके बाद प्रेसिडेंट जी की साइनिंग होती है, मतलब प्रेसिडेंट जी का असेंट मिलता है इस चीज को. उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दैट इज ऑफिशियल गैजेट के अंदर में पब्लिश होती है, तब जाकर के एक एक्ट फॉर्म में आती है. अच्छा मैम, ये बताइए कि कंपनीज एक्ट 1956 पहले थी, इतने साल लग गए रिफॉर्म लाने में 2013. इतने साल क्यों लगे मैम? और ये कंपनीज एक्ट आने के पीछे रीजन क्या है? ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2013 को फ्रेम क्यों किया गया. कंपनीज एक्ट 2013 को इसलिए फ्रेम किया गया क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स, आपने सत्यम का स्कैम सुना होगा. फंड्स का डाइल्यूशन हो रहा था, ऑडिटर अपनी मनमानी कर रहे थे और भी बहुत सारे कांड हो रहे थे. बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जा रहा था, कोई भी वैल्यूएशन कर लेता था. 100 करोड़ की रिजर्व वाली कंपनी के अंदर में आप 2 रुपए में उस कंपनी को खरीद ले. 2 रुपीज का शेयर का एक कंपनी के शेयर की प्राइस थी, A1 शेयर की प्राइस थी आपकी करीब करीब 100 रुपीज. आप उस कंपनी के एक शेयर को 2 रुपीज के अंदर में खरीद रहे थे. आप सरासर इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे. आप इतनी चोरियां कर रहे थे कि सरकार को मजबूर होकर के 2013 फ्रेम करना पड़ा. कोई भी एक्ट, चाहे वो फेमा हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, कोई भी एक्ट फ्रेम होती है उसके पीछे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. सेबी एक्ट क्यों फ्रेम हुई? सेबी एक्ट इसलिए फ्रेम हुई क्योंकि सर जो हर्षद जी थे, हर्षद मेहता जी, उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर में एक सीरीज भी आ गई. अब आप सभी को पता होगा कि वो किस हिसाब से, मतलब वो मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट करते थे. उसके बाद भी बहुत सारे किस्से उन्होंने किए. इस वजह से सेबी आई छोटे छोटे हम जैसे गरीब इन्वेस्टर्स लोगों का प्रोटेक्ट करने के लिए. तो बहुत सारे कांड हुए थे. कौन कौन से कांड हुए थे मैम? सत्यम केस हुआ था, सहारा केस हुआ था, बहुत बहुत सारे स्कैम्स हुए थे. इस बोल करके ये एक्ट फॉर्म में आया. ठीक है मैम, कंपनीज एक्ट इसलिए फॉर्म में आई. तो एट प्रेजेंट देयर आर 470 सेक्शंस इन कंपनीज एक्ट. 470 सेक्शंस हैं आज के डेट पे कंपनीज एक्ट में, लेकिन इन सेक्शंस के अंदर में कुछ कुछ सेक्शंस ओमिटेड हो चुके थे. कंपनीज एक्ट इफेक्टिव हुई थी, आप यहाँ पर देख पाओगे. प्रेसिडेंट का हमें एसेंट मिला था, ये डेट इंपॉर्टेंट है पीएसयू एग्जाम के लिए. 29 अगस्त को हमें एसेंट मिला था और उसके दूसरे दिन से ही ये नोटिफाइड और अप्लाई हो गई थी. लेकिन ये जो 470 सेक्शंस थे, ये पार्ट पार्ट में आए थे. कंप्लीटली जो था आपका कंपनीज एक्ट 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुआ था. 1 अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट 2000 इफेक्टिव हुआ था. उसके बाद जितने सारे ये जो नफरा अफरा के सेक्शंस बने हैं आज के डेट में, जो नोटिफाई हुए हैं, एमसीए ने अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू जारी इन सब सारे सेक्शंस को नोटिफाइड किया था बाद में. और कुछ सेक्शंस को इन 470 सेक्शंस के अंदर में ओमिट कर दिया गया. फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग वाली, इनसाइडर ट्रेडिंग में प्राइवेट कंपनी से कोई लिंक नहीं था इस बोल करके उसको ओमिट कर दिया गया और इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बना दी गई सेबी के अंडर में.
आई गेस कोई बोर नहीं हो रहा होगा, मैं बहुत इंटरेस्टिंगली इस चीज को पढ़ा रही हूँ, आप एक स्टोरी की तरह समझना, क्योंकि ये एक्ट इट्स एन ओशन इन इटसेल्फ। आप जितनी पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं ये बोल रही थी आप सभी को कि देयर वर 470 सेक्शंस और कुछ सेक्शंस इसके अंदर से ओमिट कर दिए गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त को इनका इसको एसेंट मिला था और 30th को जो है ये नोटिफाइड और दूसरे दिन ही नोटिफाइड और अप्लाई हो जाता। उसके बाद आते हैं इस चीज के ऊपर में, जब हम कोई भी इस एक्ट के अंदर में या फिर किसी भी एक्ट के अंदर में डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो वहां कहीं भी डेफिनेशंस में लिखा रहता है मीन्स। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाइज? ये मतलब ये, दिस मीन्स दिस, अ फोन मीन्स अ फोन, अ लैपटॉप मीन्स अ लैपटॉप। जो बोला गया है वही है, उससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इंक्लूड्स की बात आती है तो वो क्या है, वो इंक्लूसिव नेचर का है, यानी ये तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ जा सकता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में और ध्यान में रखनी है whenever you are approaching towards any act, whether it is income tax act, GST act, any act, FEMA act, companies act, SEBI act and other regulations. Okay ma'am. So first of all, when we are reading this, when we are studying companies act, we need to understand that what is company, कंपनी क्या होती है। तो ये सेक्शन पीएसयू वाले याद रखिएगा, सेक्शन 2 इसको बोलते हैं सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 बोलते हैं कि कोई भी कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेटेड होती है 2013 वाले एक्ट के अंदर में या 1956 वाले एक्ट के अंदर में। ठीक है मैम, समझ गए। अब आते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, कंपनीज एक्ट बेसिकली ये जनरल एक्ट है, ये स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये एक जनरलाइज्ड एक्ट है जो बहुत सारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, बैंकिंग के लिए भी होता है और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी होता है, बट ये एक जनरल एक्ट है। बट कुछ कुछ एक्ट जैसे सेबी एक्ट या कुछ कुछ रेगुलेशन एक ये स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे एनबीएफसी के लिए जो अलग से एक्ट बनाती है आरबीआई, बैंकिंग के लिए अलग से एक्ट बनाती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह, ये सारी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, ये सारी चीजें स्पेसिफिक कंपनीज के लिए है, तो दैट इज अ स्पेसिफिक एक्ट, बट कंपनीज एक्ट इज अ जनरल एक्ट। ओके मैम। अब ये मैम ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये बताओ ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर में है? ये एप्लीकेबल हर कंपनी के ऊपर में है मैम, ठीक है समझ गए। उन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर में भी है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में भी है, लेकिन टू द एक्सटेंट इनके ऊपर ये एक्चुअली ये स्पेशल जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है, लेकिन इसके जो गाइडलाइंस है कंपनीज एक्ट उस चीज को मतलब सुपरसीड नहीं कर सकता, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। उसके बाद कंपनीज एक्ट तो है ही इनके लिए। वैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर दूं, कोई भी स्पेशल एक्ट जो फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट होता है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैं बताऊंगी आपको, कंपनीज एक्ट एफसीआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है, एनएचएआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये नोटिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाई होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर में कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ठीक है मैम, आगे चलते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको क्या फॉरेन कंपनीज एक्ट क्या मतलब ये जो सेक्शन 220 जो हमने पढ़ा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, इसके अंदर में आती है, तो ये कहा जाता है कि ये नहीं आती है, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज दीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इट इज हैविंग businesses in India
ठीक है, वाया इट्स एजेंट और एनी फिजिकल मोड के इलेक्ट्रॉनिकली भी या फिर एजेंट्स के थ्रू यहाँ पर बिजनेस करवाती है। लेकिन इनकॉर्पोरेटेड जो होती है, तो जब भी इस एक्ट के अंदर में हम लोग जब सेक्शंस पढ़ते हैं और वहां पर लिखा रहता है कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद दिस, कंपनी नीड्स टू डू दैट, कंपनी दिस कंपनी मीन्स ओनली कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो एमसीए के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। मैम ये एमसीए क्या हुआ? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक रजिस्टर मेंटेन करता है अपने पास में पूरी डिटेल्स कि इंडिया के अंदर में कितनी कंपनीज हैं, कितनी एलएलपीज हैं, ये सारी चीजें ये मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनीज एक्ट उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर में एप्लीकेबल होती है जो बॉडी कॉर्पोरेट हो और नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम आप बहुत देर से बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट जो है, देखो एंटिटी जो है, ये कंपनीज का डेफिनेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सबको पता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब किसी के मरने से, जैसे पार्टनरशिप फर्म लुप्त हो जाती थी, डिसॉल्व हो जाती थी, किसी के मरने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अलग से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, कॉमन सील होता है, पावर टू एक्वायर। बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है कंपनी के अंदर में, कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो कंपनी को इंक्लूड करता है, मतलब एक वाइडर टर्म है ये फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम्स के अंदर में, सीएस के एग्जाम्स के अंदर में आते थे। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं मानी जाती है, लेकिन हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, जैसे एफसीआई, एनएचएआई, सेबी, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है। सेबी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन सेबी क्या है, कंपनीज एक्ट गवर्न नहीं करता है क्योंकि वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एफसीआई, एनएचएआई, सीसीआई, सेबी। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया मैम समझ में, अब ये आ गया है हमें। अब आगे बताइए, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, जैसे मैंने बताया आपको फॉरेन कंपनी इंक्लूड करता है, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड करता है ये लोग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करता है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एलएलपीज आर ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपीज आर ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है मैम, एक तरह का कॉर्पोरेशन होता है, उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये मैम समझ गए, ये वाला तो आपने पहले ही पढ़ाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एग्जाम्पल्स के लिए है, कंपनी है, हाँ जी कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, फॉरेन कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ऑब्वियसली इंडियन कंपनी अगर कंपनी हुई तो बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। एमएफपीएल है ये, बेसिकली ये हम लोग का एक कंपनी है जिसमें जहाँ मैं काम, मानस फॉर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। मानस फॉर्जिंग जी, मानस फॉर्जिंग एकदम कंपनी है। ठीक है, फॉरेन कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्वियसली है, कंपनीज एक्ट होगी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, ये फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। यूनिलीवर लिमिटेड जो है, आपको सभी को पता है फॉरेन कंपनी है। ठीक है, और ये वाला इंडियन कंपनी ये हो ही नहीं सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्वियसली है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट सारे ही हैं, और कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल क्यों होगी भाई? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल इनके ऊपर में क्यों होगी? ये फॉरेन कंपनी है। अब ये देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, यहाँ पर लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है लंदन के अंदर में। क्या यहाँ पर ये लिखा है क्या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में करती है? यूनिलीवर का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है एचयूएल। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो ये वाला कंपनी तो नहीं होगा, फॉरेन कंपनी भी नहीं होगा, और बॉडी कॉर्पोरेट ऑब्वियसली होगा। बॉडी कॉर्पोरेट तो सब कुछ है, बॉडी कॉर्पोरेट यूनिवर्स है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट सब कुछ होता है। कॉर्पोरेशन मतलब एक कॉर्पोरेशन को ही बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अब एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए हैविंग शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन मुंबई, तो ऑब्वियसली ये कंपनी हो जाएगी, तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी ही। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, इस कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल? नो। एफसीआई क्या है? ये कंपनी तो बिल्कुल नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है।
फॉरेन कंपनी बिल्कुल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि नोटिफाइड है इसीलिए, सेबी जो है वो नोटिफाइड नहीं है इसीलिए नहीं होगा। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पोर्शन ऑफ डेफिनेशन पोर्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहली गांठ मार लो 268 2 सबसेक्शन 68, ये याद रखना है। ये प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में ये 3 तो टीएमपी, हैविंग टीएमपी राइट्स। क्या है? टीएमपी, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, टीएमसी नहीं है, टीएमपी है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस करने में दिक्कतें आती, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। याद रखना, प्रोहिबिटेड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। प्रोहिबिटेड क्या है? पब्लिक को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर सकते हो, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इम्पोज रहते हैं आर्टिकल्स में, उसको कंप्लाई करके आप वो चीज ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे 200 होंगे, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज मेंबर, जो आपके पुराने मेंबर्स हैं। नाउ अब क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या प्राइवेट कंपनी अपनी शेयर्स को लिस्ट कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन ट्रांसफर। क्या प्राइवेट कंपनी आईपीओ ला सकती है क्या शेयर्स और डिबेंचर्स के केस, डिबेंचर्स से आईपीओ ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स? प्राइवेट कंपनी डिबेंचर से आईपीओ लेकर के आ सकती है क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे एक कंपनी है लोटस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, वो लेकर के आई थी। इज एम्प्लॉय काउंटेड? एम्प्लॉय बेसिक नहीं काउंट होते हैं 200 के लिमिट के अंदर में। क्या एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर काउंटेड इन द लिमिट? बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या एम्प्लॉय जो छोड़ चुके हैं एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, वो भी नहीं होते हैं। ठीक है। जॉइंट शेयर होल्डर को शेयर्स। अब ये देखियो टाइप्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन है। मैंने जैसे एक अमन बोल करके एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था मैम एक सेक्शन की लिस्ट मिल जाती तो अच्छा रहता। तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने हर एक नोट्स में सेक्शन नंबर दे रखे हैं, अलग से आपको लिस्ट प्रोवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ सेक्शन नंबर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, दिस रियली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। वैसे मैंने एक डेफिनेशन की अलग से नोट्स प्रोवाइड करा रखी है आपको, आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारे सेक्शन नंबर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि पीएसयू में क्या होता है ना, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। सेक्शन बेस्ड, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एक्ट के अंदर में सेक्शन बेस्ड, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन करे जाएंगे। ठीक है मैम, ओके। अब आते हैं हम पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मैंने आपको समझा दिया। अब पब्लिक कंपनी के ऊपर में आते हैं। 268 के बाद में 271 के अंदर में आते हैं। ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर रहते हैं। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, एक आदमी एक कंपनी बना सकता है आज के डेट में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि सबसे ज़्यादा चलती है ये वाली कंपनी, और एक अनलिमिटेड जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? बहुत ही घटिया सा डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर में, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हमको पता है भाई, जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक होनी ही है, तो ये एक छोड़ते हैं, बट ये वाला प्रोविजंस याद रखिए। ये प्रोविजियो क्लॉज है इसके अंदर में। यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कोई सब्सिडियरी होती है, सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगी, वो याद रखिएगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सब्सिडियरी कंपनी, अगर एक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो इसको भी हम डीम करते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 1 लाख, 1 लाख और 5 लाख का, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2017 के अंदर में अमेंडमेंट आई थी, वो हट चुका है। सेक्शन 262, ये मैंने बोला कि एज अ प्राइवेट कंपनी है, एक ही मेंबर होता है इसके अंदर में। सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं फॉर पीएसयू लेवल एग्जाम्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है भैया? जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर में 5 क्लोजेस रहते हैं। सबको पता है ये चीज़, एक बच्चा भी जानता है। मैं बीकॉम वाले बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ ये चीज़, लेकिन मैं एक सीए, सीएमए और सीएस से एक्सपेक्ट करती हूँ, जो लोग क्वालिफाइड हैं और जो लोग इंटर क्वालिफाइड भी हैं। तो मेमोरेंडम के अंदर में ये लिखा रहता है कि जब वाइंडिंग अप होएगी कंपनी की, तो हम इतनी गारंटी देते हैं कि इसकी लाइबिलिटी इतनी हम देंगे। बस ये चीज याद रखना है। 220 देखो, लगातार सेक्शन नंबर है 21, 22, 23, 21, 22। लिमिटेड बाय शेयर, जैसे मैंने बोला कि ये सबसे ज्यादा चलती है, जितनी शेयर्स हैं हमारी लाइबिलिटी भी उतनी ही है। हमने
200 शेयर्स होल्ड करके रखा है तो हमारी 200 शेयर्स की ही लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड कंपनी जो है सेक्शन 292 के अंदर में आती है, इसकी अनलिमिटेड एकदम वो आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, ठीक है, और अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब देखिए यहाँ पर ये एक चार्ट बनाया गया है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनी मेंबर्स के बेसिस पे कौन सी आती है, देखिए ओपीसी आती है, प्राइवेट कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी आती है। लाइबिलिटी के बेसिस पे आती है गारंटी वाली और लिमिटेड बाय शेयर्स वाली, और कंपनी अनलिमिटेड कंपनी आती है। कंट्रोल जो हम पढ़ेंगे अभी, होल्डिंग कंपनी आती है, सब्सिडियरी आती है, एसोसिएट आती है। एक आता है आपकी साइज के हिसाब से स्मॉल कंपनी आती है और एक बिग कंपनी आती है। ओरिजिन के हिसाब से फॉरेन कंपनी आती है, इंडियन कंपनी आती है। ओनरशिप के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी आती है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी आती है। स्टेटस के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी होती है, मतलब जो स्लीपिंग कंपनी होती है, और एक एक्टिव कंपनी होती है, जो सारी कंपनीज जो एक्टिव होती है एक्टिव। लिस्टेड होती है लिस्टिंग के हिसाब से। निधि निधि स्टार्टअप कंपनी और आईएफएससी कंपनी रहती है। होल्डिंग कंपनी सेक्शन नंबर याद रखना है आपको पीएसयू लेवल एग्जाम के लिए। होल्डिंग कंपनी मतलब ये चीज याद रखिएगा, मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी, एक या एक से ज्यादा अगर उसकी सब्सिडियरी होती है तो उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडियरी क्या होती है मैम, वो बता दो, बताती हूँ, शांति रखिए। पहले ये जान लीजिए कि कंपनी का जो टर्म है यहाँ पर, द कंपनी टर्म, ये वाला जो कंपनी टर्म है, दिस कंपनी टर्म हैविंग वन और मोर सब्सिडियरी शैल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। ये कंपनी का टर्म जो है, मतलब होल्डिंग कंपनी कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है मैम। नेक्स्ट कमिंग टू द सब्सिडियरी कंपनी, व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी, क्या होता है मैम बता दो। सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड ने क्या कर रखा है, अपने 51%, ए लिमिटेड क्या है 51% की शेयर होल्डिंग कर रखी है बी लिमिटेड ने। तो बी लिमिटेड हो गई आपकी होल्डिंग कंपनी, और सॉरी ए लिमिटेड हो गई आपकी होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड हो गई आपकी सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। या फिर ये जो ए लिमिटेड है, मैं नीचे एग्जांपल्स मैंने बना रखे हैं इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करूंगी कोई भी चीज। तो यहाँ देखिए, अगर कोई कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी कंपोजिशन कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के कंपोजिशन मतलब मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में भी जरूरी नहीं है सिर्फ शेयर होल्डिंग के हिसाब से, कंपोजिशन ऑफ द डायरेक्टर को भी करते हैं तो भी हो जाएगा, तो 51%, ठीक है। होल्डिंग दो मतलब ये जो लेयर्स का यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ना, ये 2 लेयर्स हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। आप 2 लेयर से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, अगर आप रखते हैं तो आप गुनहगार हैं, आपको सजा मिलेगी, ठीक है मैम। देखिए सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी ऑफ एक होल्डिंग कंपनी की अगर सब्सिडियरी होती है, नहीं, अगर एक सब्सिडियरी कंपनी है जैसे ए की बी और बी की सी है, तो सब्सिडियरी ऑफ सब्सिडियरी इज द सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है मैम। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हैव राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव ऑल द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ओके मैम। कंपनी जो है जैसा मैंने आपको बता दिया बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर द ऑफिशियल प्लर लेयर मीन्स सब्सिडियरी। अब यहाँ पर देखिए क्लासेस होते हैं, जैसे इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होती है, अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। इक्विटी मोस्टली जो होते हैं इक्विटी, जस्ट अ सेकेंड, इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होती है, अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं। डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आप रख सकते हो, अलग अलग शेयर्स के ऊपर में वोटिंग राइट्स अलग रख सकते हो। तो एक कंपनी ने इशू किया था, तो पहले अमेंडमेंट आने से पहले यहाँ पर बताना है कि एक ए लिमिटेड थी, ठीक है मैम, उसके पास 2 लाख शेयर्स थे, 1 लाख क्लास बी वाले थे और 1 लाख जो थे वो आपके क्लास ए वाले शेयर्स थे, ठीक है। डीवीआर जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट थी 1/10 ऑफ द वोट था। पहले क्या करते थे अपने, टोटल मेरा 90,000 बी लिमिटेड होल्ड्स, एक दूसरी कंपनी है 90,000 शेयर्स इसके अंदर में होल्ड करती है ए लिमिटेड में। क्या ये होल्डिंग कंपनी हुई? अमेंडमेंट जब नहीं आया था तब अपनी होल्डिंग कंपनी नहीं हुई थी, क्योंकि 90,000 डिवाइड बाई 2 लाख कर दे रहे थे, तो 45% था, तो नहीं होता। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको 1/10 ऑफ द वोट यानी आपका
90,000 जो है डिवाइडेड बाय ये 1 लाख है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स का, और डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/10 ऑफ द वोट, तो उस केस में क्या करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई इंटू 1/10 होगा एक्चुअली, तो उस केस में 10,000 वोट्स आ जाएंगे, और बेसिकली यहाँ पर 81.82%, तो बी लिमिटेड क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए लिमिटेड अगर शेयर होल्डिंग नहीं भी होती है, ए लिमिटेड हैज अ राइट टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 5, यानी मेजॉरिटी है, मतलब 50% से ज़्यादा है, और बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी होगी ही। अब यहाँ पर देखिए, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड सब्सिडियरी है, सी लिमिटेड इसकी सब्सिडियरी है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया सब्सिडियरी की सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडियरी ट्रीट करी जाएगी, तो ये दोनों की सब्सिडियरी हो जाएगी। अब देखिए ए लिमिटेड है, ठीक है, ये बी लिमिटेड है और ये सी लिमिटेड है, ये दोनों इसकी सब्सिडियरी है, ये तीनों मिलकर के इस डी लिमिटेड के ऊपर में अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं, ये 1% होल्ड करता है, ये 30% होल्ड करता है, ये 20% होल्ड करता है, तो फाइनली यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कौन होगी, फाइनली होल्डिंग कंपनी ये होगी, क्योंकि सब्सिडियरी इसकी होल्ड करती है, तो सब्सिडियरी ऑफ सब्सिडियरी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ये एक पर्सन है, हमारे सर हैं, ये क्या करते हैं, ये 50% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं एक्स लिमिटेड के अंदर में। ये सर हैं, ये पर्सन है भाई, ये पर्सन है, ये कंपनी नहीं है, तो ये होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकते हैं। ठीक है मैम, एक यूके की कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, HUL, सबने नाम सुना है, HUL में होल्ड करती है, तो ये जो है ये क्या होल्डिंग कंपनी बन सकती है क्या। आप सोचोगे कि मैम अभी आपने बताया था कि ये कंपनी के डेफिनेशन में ही नहीं आती है, तो ये होल्डिंग कंपनी कैसे बनेगी। बात तो सही है आपकी, लेकिन जब हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन, तो मैंने आपको बोला था कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, लेयर्स का मैंने आपको बता दिया, 2 लेयर्स होना ज़रूरी है मिनिमम, और ये सब इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। 2 लेयर्स मतलब 2 लेयर्स मतलब हो गए आपके, देखो ये रहा, ए है, बी है, बी ने सी में होल्ड किया, सी ने डी में होल्ड किया, तो इस हिसाब से बस 2 लेयर्स ही आपके हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होते हैं, मिनिमम इतने ही होने चाहिए, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस अगर आप नहीं करते हो तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी, 10,000 रुपये और 1,000 पर डे की डिफॉल्ट पेनल्टी। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स जो है, ये सारी कंपनीज के ऊपर में नहीं है, क्योंकि इनकी सेपरेट एक्ट आती है। ठीक है, ठीक है मैम। अब एसोसिएट कंपनी, डेफिनेशन की सेक्शन नंबर्स को आपको याद करना है। ठीक है, कर लेंगे। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, इसके अंदर में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोल करके आता है, यही सब चक्कर खा जाते हैं लोग, इसमें 100% गलती करते हैं। अब मैंने इतने अपने प्रोफेशनल करियर में, मुझे 5 साल हो गए आज CS फील्ड में काम करते करते, लोगों को ये नहीं पता रहती है एसोसिएट कंपनी क्या होती है। आज मैं आपको बताती हूँ एसोसिएट कंपनी होती क्या है। ए लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड में 20% होल्ड करती है, तो लोग क्या समझते हैं ना, ये एसोसिएट हुई, ये दोनों एसोसिएट हुई। नो, दिस इज इन्वेस्टर कंपनी, ये इन्वेस्टर कंपनी के अंदर में आता है, एंड दिस इज एसोसिएट कंपनी। तो जो आप कंसोलिडेशन बनाते हो ना, CA वाले और CS वाले और CMA वाले, अब थोड़ा ध्यान में रख के बनाया करो, बैलेंस शीट्स गलतियां करते हो आप लोग। ठीक है, तो और ये जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड करता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस 20% और मोर, 20% या 20% से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो उस केस में आता है, और अप टू 50%, क्योंकि 50% से ऊपर होते ही आप सब्सिडियरी के टैगलाइन में आ जाओगे। जॉइंट वेंचर सबको पता है, जॉइंट अग्रीमेंट वेयर पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर सच अरेंजमेंट, मतलब 2 आदमी मिल करके चलो हम लोग जॉइंट अरेंजमेंट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हम लोग उसका जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग आप लोगों ने करी होगी, आप लोगों ने सीखी होगी, उसका जो प्रॉफिट होता है उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है। स्मॉल कंपनी क्या होती है, इसका डेफिनेशन जो है 2021 के बजट के अंदर में इसका डेफिनेशन जो है वो रिवाइज हुआ था।
ठीक है मैम, अब बता दो स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, हर कंपनी मतलब मैंने बताया था ना, एज पर द साइज, एज पर द साइज ऑफ द कंपनी अपनी क्लासेस ऑफ कंपनीज डिटरमाइन करते हैं। इसके अबव वाली कंपनी को सारे बिग कंपनीज बोलेंगे और ये स्मॉल कंपनी हो गई। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल शेल नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, और एक्ट के अंदर में ये लिखा है, ये अभी नोटिफिकेशन ये रूल्स के अंदर में लिखा है, तो अभी तक ये इतना ही है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन रूल्स तब ये 10 करोड़ तक ही हो सकता है। ठीक है, करेंटली प्रेस्क्राइब जो है वो आपका 2 करोड़ है, 10 करोड़ नहीं है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। ये आपका एक्ट बोलता है कि 10 करोड़ से आप ज्यादा का प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हो। बात समझ गए? अभी फिलहाल पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। एंड पे जोर देना, ये प्लस का साइन है, साथ ही साथ में मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया होना जरूर, मैक्सिमम ये अभी प्रेस्क्राइब 20 करोड़ है आपका टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर दोनों साथ में होना जरूरी है। बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू फॉर्म अ स्मॉल कंपनी, दैट इज आपका 2 करोड़ प्लस 20 करोड़, and this should not exceed in any circumstances 100 crore, and this should not exceed in any circumstances 10 crores. फाइन मैम, पहले का ये लिमिट था। ठीक है मैम, अब हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। अभी हम बहुत सारे कॉस्टिंग्स के, टैक्स के वीडियोस डालने वाले हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए। आप सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेबिट गुरु इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, सो सब्सक्राइब। उसके बाद चलते हैं स्मॉल कंपनी के अंदर में। स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, ये मैंने बता दिया है आपको, बार बार मैं नहीं पढ़ूंगी इसके अंदर में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर, लेकिन कुछ कंपनीज आर नॉट रिकॉर्डेड एज स्मॉल कंपनी। कौन कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में आएगी तो नहीं होगी। सेक्शन 8 कंपनी जो होगी, दैट इज चैरिटेबल कंपनी, वो स्मॉल कंपनी के अंडर में नहीं गवर्न होगी। एंड कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल स्टैट्यूट, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो कंपनी है जिसका अलग से स्टैट्यूट होता है, तो उस केस में वो कंपनीज इसके अंदर में नहीं आनी है। ठीक मैम, समझ गए। अब गवर्नमेंट कंपनी, मैं बता दूं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो हमें गवर्नमेंट कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा, आप 45 के हो जाओगे ना, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलकर के फ़ायदा क्या है? तो 45 जो है, 2 मतलब डेफिनेशन का सेक्शन है, सब क्लॉज सब सेक्शन 45 जो है वो आपका 45 साल की उम्र नहीं बितानी, 45 ईयर्स की एज हमें नहीं चाहिए। तो ये सेक्शन इस तरह से याद रखना। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 50%, 51% या फिर 52% या इसके अबव जो भी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डीम्ड टू बी द, अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, उसकी सब्सिडियरी अगर हुई तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अगर कंपनी ने डीवीआर इशू किया है, मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट, हर शेयर्स के ऊपर में अलग अलग वोटिंग राइट होती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये पहली बार आपका मतलब 2013 के अंदर में इस चीज़ का मतलब ये जो कंसेप्ट आया है, फर्स्ट टाइम आया है कंपनीज एक्ट के अंदर में। Then instead of paid up, if companies are issued DVR shares, then instead of paid up share capital, voting power shall be considered. ठीक है, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल का जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर डीवीआर राइट्स मतलब डीवीआर शेयर्स इशू, डिफरेंशियल वोटिंग शेयर्स इशू करते हैं, तो उस केस में अपने वोटिंग पावर की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने ये बता दिया है आपको, ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, 26 एसोसिएट कंपनी, 285 स्मॉल कंपनी। 85 मतलब 85 की उम्र तक मत जाना और 45 की उम्र तक मत जाना। ठीक है मैम, अब गवर्नमेंट कंपनी ये लास्ट हम आज करेंगे, उसके बाद हम दूसरी क्लास में करेंगे बाकी सारे सेक्शंस। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सेक्शन 445, डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी मतलब आपको पता है, आप जब शेयर्स वगैरह की ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्या कर देते हैं?
डोरमेंट कर देते हैं। अगर आप 3 साल या 2 साल तक अपने बैंक्स में ट्रांजैक्शंस नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, डोरमेंट कर देते, फ्रीज नहीं करते, डोरमेंट कर देते, डोरमेंट कंसिडर्ड कर देते हैं। उसके बाद आप केवाईसी जमा कराइए, उसके बाद में जाकर के आपका अकाउंट एक्टिव होता है। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग कंपनी, स्लीपिंग कंपनी, इसका अनदर नेम है स्लीपिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये बनी इसलिए है कि आगे चल के कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में मतलब कुछ कमाल कर पाए, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसके अभी एट प्रेजेंट कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते ही ना, खर्चा करती है ना इनकम करती है, सीधी सी बात है। सच कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी। अभी बीच में एक फॉर्म आया था, अगर आप लोगों को याद रहेगा, सेक्शन फॉर्म 22A, INC 22A बोल करके एक फॉर्म आया था, जो कि आपको रजिस्टर ऑफिस के बहुत लोगों ने झुलझाल किया इस चीज़ के लिए, मुझे पता है, मैं अभी मुंह नहीं खोलूंगी उस चीज़ को। तो उसमें आपको फोटो अपलोड करनी थी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो उस अगर जिस कंपनी ने नहीं की उसको कंसिडर क्या कर दिया, इनएक्टिव कंपनी कंसिडर कर दिया। अब देखिए, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिगार्डेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शंस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप आरओसी को पेमेंट कर रहे हो, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में आएंगे ही नहीं। आपको तो करना ही पड़ेगा, आप कंपनी चला रहे हो तो आपको आरओसी, डिपार्टमेंट्स को तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। आप अगर आरओसी को पेमेंट नहीं करते हो तो आप एमसीए जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो आपके रजिस्टर में नाम क्यों लिखेगी, वो आपको हटा देगी अपने रजिस्टर के अंदर से। आप उसको फीस नहीं दोगे, आप वेबसाइट का फीस नहीं दोगे, आप कहीं का फीस नहीं दोगे, घर का रेंट नहीं दोगे, तो फिर आपको आपको थोड़ी रखेगी वो लोग। एनी स्टैट्यूटरी फीस, जैसे ऑडिट फी जो कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब कंप्यूटर खरीदते हो, सॉफ्टवेयर खरीदते हो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, ये सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर में नहीं आते। शेयर्स का अलॉटमेंट करते हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं है। आप शेयर्स अलॉट नहीं करोगे तो यार शेयर होल्डर्स कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे कंपनी के। अगर शेयर होल्डर नहीं रहेंगे तो कंपनी कहाँ से बनेगी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में वही आते हैं जो आपको बिजनेस, बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ पर बातें करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद में इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, विच हैज नॉट फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। एओसी 4 और एमजीटी 7 नहीं भरा गया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूअसली, ठीक है। और आप खुद ही जाकर के एक फॉर्म आती है MSc 1, आरओसी में जमा करेंगे। आरओसी आपको क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ, ये गलत लिखा है, डोरमेंट कंपनी होगी, डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म MSc 2 आपको दे देगी। ये फॉर्म जानना जरूरी है। MSc 2 में हमें डोरमेंट स्टेटस दिया जाता है, MSc 1 में हम डायरेक्टली डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम, तो गाइज आज उसको इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, और ये करीब करीब हार्डली मतलब 10 to 15 मिनट्स या हाफ एन आवर ले लो, हाफ एन आवर का वीडियो और होगा, तो आप देखना ना भूलिएगा, सॉरी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।